अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुश हैं बच्चों? चले सर आएंगे। सबसे पहले थोड़ी सी मैं कुछ बच्चे पोस्ट रिजल्ट बैच वाले भी हैं, उनसे थोड़ी सी एफएफआर रिलेटेड बात करूंगा। सिलेबस में थोड़े सी कुछ चेंजेस आई हैं, चाहिए जून बैच के लिए। सर दो टॉपिक हैं जो डायरेक्टली अब आपसे नहीं पूछ सकता, सही। तो आपको मैं बता दूं सिलेबस के एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं। सिलेबस के अंदर दो चीजें एक्सक्लूड कर दी गई हैं। उनमें पहली चीज है अर्निंग्स पर। क्यों सर? ये पूरा डाइल्यूटेड समेत कहां डाल दिया गया है? FAR 1 में। दूसरी चीज जो है वो है IS 40, ये भी कहां है? FAR। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस के अंदर से निकाल दी गई हैं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो कहता है ना FAR 1 और FAR 2 वाले टॉपिक्स पूछ सकता हूं, वो पूछ। इसकी भी आपको मतलब जो है रिकॉर्डिंग्स दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि यार आप लोग देखना चाहें तो देख लें। खासतौर पे EPS तो भाई प्रैक्टिकल लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा और CA कर लिया, सही है। रेशियो अगर ये आपने नहीं पढ़ा और CA कर लिया तो ये भी क्या है, अजीब सी बात है सर। फिर जो है एक और चीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ग्रिड ऐसी कर दी गई कि अब वो हर अटेम्प्ट में आएगा। आप समझे, हर अटेम्प्ट में दो टॉपिक्स आपके पक्के हो गए हैं। वो दो टॉपिक कौन से हैं सर? कंसोलिडेशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके अलावा वो खेलता रहेगा। एक तो मिक्स सवाल देगा जिसके अंदर लीजिस भी होगा, 15 भी होगा, 12 का भी पोर्शन मारेगा, सही है सर। या हमने कहा देखिए 3 सवाल आपके पेपर के फाइनल के पक्के हैं FFR के लेवल पर। मैं कहता हूं वो 3 सवाल ही आपके इतने अच्छे हों जो कि आपको बड़े आराम से पास कराएं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कंसोलिडेशन और स्पेशलाइज्ड, सही है सर। ये 3 सवाल आप समझें, ये 3 के ऊपर तकरीबन 60 नंबर तक का पेपर बनेगा, सही है सर। कितने नंबर का? 60 नंबर के आसपास, 55-60 का। इस 60 में से आपको टारगेट करके 40 उठाने होंगे। बाकी क्या बचा सर? बाकी हमने कहा कि सर जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर IS 12, IFRS 2, IFRS 15, IFRS 16, सही है सर। ये मेजर टॉपिक्स हैं, बाकी छोटे मोटे वो कुछ भी पूछ सकता है, सही है सर। तो उसने कहा इन सब के ऊपर बाकी वो पेपर बनाएगा, लेकिन इंशाल्लाह स्टडी ऐसे करनी है कि आपको कोई मसला ना हो। सर अब एक छोटी सी बात, अभी मेरे कुछ दिन पहले फिर से एग्जामिनर से एक बात हो रही, एग्जामिनर ने यही कहा कि खुदारा बच्चों को सिखाओ, बच्चों को बोलो, हर सवाल को एक टाइम दें, उस टाइम में पूरा नहीं होता भाड़ में जाए। मतलब उसने कहा उसको छोड़ें और आगे बढ़ जाए। उसने कहा तुम्हारी बैलेंस शीट अभी तुमने टोटल करना, उसने यहां तक एग्जांपल दी, तुमने पूरी बैलेंस शीट में फिगर्स डाल दिए, टोटल करना रह गया है। उसने कहा उस सवाल का टाइम पूरा होना भाई, तो आगे। उसने कहा हर सवाल में 30 से 40% मार्क्स फ्री के होते हैं। किसके होते हैं? IFRS 15 जो अभी हमने खत्म किया है, तो उसमें सर बहुत सारे बच्चों ने देखा कि सर सवालात, पिछला वाला जो सवाल था वो कितना इजी था उसके, सही है सर। इससे पहले वाले भी जो सवालात हमने किए, वो सब भी जो हमने फिजी वाला किया और हकीम वाला किया, वो सब सवालात क्या है, इजी हैं। बस यहां पर उसके पास समंदर बहुत बड़ा है। कोई भी चीज कहीं से भी एक बाल्टी उठा के पेपर में डाल देगा, आपको वो क्लिक हो जाए कि ये बाल्टी कहां की है। तो सर खुदारा में सिर्फ एक चीज की मैं आपको कहता हूं कि आप मेक श्योर करें, अपनी क्लास में आदत डालें कि जल्दी जल्दी सवालात करें। आपका कैलकुलेटर पे हाथ तेज हो, पेन आपका तेज चल रहा हो, यकीन माने सर क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको सब सिखा दूंगा पासिंग मार्क्स कैसे निकालने हैं, क्या है। कॉन्सेप्ट्स की पूरी गारंटी मेरी है, एक भी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो। कल आपने देखा, हमने परसों स्टैंडर्ड पढ़ लिया, स्टैंडर्ड को स्किम कर लिया, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई जो जो चीजें स्टैंडर्ड में वो चीजें तुमने देखी हुई हैं और स्टैंडर्ड पढ़ना भी आ जाए। तो सर इस सब के साथ एक चीज बस वही मैं हमेशा कहता हूं कि खुदारा 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 थोड़ा सा सीरियस हो जाए। फॉर्म के मसाइल हैं आपके, आपको क्लासें मिस भी हो सकती है। मुझे बड़ी खुशी होती है, यकीन माने, कि जब एक रिसेंट क्लास हो और उसके ऊपर बच्चा मुझसे रिसेंटली पूछ ले। मतलब मुझे बड़ी खुशी, अभी एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा परसों की क्लास का। इसका मतलब है कि बच्चा रिकॉर्डिंग बाकायदगी से ले रहा है, ऐसा ही है सर। तो बड़ी खुशी होती है मुझे। लेकिन अगर बच्चा ये मिस करता है ना, मतलब एंड में फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है और फिर आप पेल देते हैं चीजों को।
तो खुदारा आपने एक टाइम टेबल बनाया, आपने कहा सर मैं पूरा वीक बिजी होता हूँ रिकॉर्डिंग पे, अगर आप जब भी जाएं, संडे को मैं क्लास नहीं रखता हूँ, इसीलिए कि भाई संडे को तुम सुबह निकालो, सही है, और संडे को पूरे हफ्ते की क्लासें जो हैं सुबह के टाइम में आप 4.5 घंटे लगा करके खत्म कर दें। इस अप्रोच के साथ जाएंगे तो चीजें सर यकीन माने FFR को पहले निपटाना है, क्योंकि अब इसके बाद तुम्हें बाकी पेपर्स भी देखने हैं, तो FFR क्लासों में निपट जाएगा इंशाल्लाह अगर आपने सही किया। IFRS 15 जो हो चुका है, जिन बच्चों उसका एक क्विज भी इंशाल्लाह है, वो हम रखेंगे इस सैटरडे को नहीं, उसके अगले वाले सैटरडे को। तो चले सर, अब मैं आऊंगा किसके ऊपर, IFRS 16, उसका क्या है लेक्चर नंबर 1। आज हमने कहा टोटल मेरे ख्याल में हमारे 20 लेक्चर हुए, किसके 15 के, है ना, और हमने कहा सर आज इसके ये सर क्या 15 के हिसाब का ही जितना 15 बड़ा था उतना ही बड़ा है, नहीं ये थोड़ा सा छोटा है, आप ये समझेंगे ये 10 लेक्चर्स में इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, सही है सर। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज ये भी है, अच्छी चीज तो उसमें भी, तो FFR1 में भी IFRS 15 पढ़ते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे लीगली तो पढ़ के आते थे, सब्सटेंस के लिहाज से पढ़ते नहीं थे। यहां पर तुमने तकरीबन 50-60% ये स्टैंडर्ड FFR1 में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इस स्टैंडर्ड को हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से यहां पर देखना है। चलें सर, अब पहले लिख लेते हैं इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, कॉपी करते जाएं। ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशंस, लेसी अकाउंटिंग, नॉर्मल, सेल एंड लीज बैक, लेसर अकाउंटिंग, नॉर्मल, सेल एंड लीज बैक, मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर, मैन्युफैक्चरर एंड डीलर लेसर, डीलर। 6 मॉडिफिकेशन, अब तक FFR2 में आपने पढ़ा कि लीज टर्म जो थी वो थी, सही है, जो पेमेंट्स थी वो थी, अब ऐसा सही नहीं है, इसके अंदर हम कोविड का भी इंपैक्ट देखेंगे। 7th डिस्क्लोजर्स, और येट अगेन जिन बच्चों ने पिछली क्लास ली थी उनको अंदाजा होगा कि सर ये सारी बातें स्टैंडर्ड में लिखी हुई होती हैं, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, ये सारी चीजें किसकी सर हमने कहा वो होती हैं स्टैंडर्ड की हेडिंग्स ही होती हैं। जिन बच्चों ने बुक ले ली, वैसे बुक के अंदर भी ये हैंडआउट्स हैं, फिर भी आज की क्लास की आसानी के लिए ये हैंडआउट्स मैंने जो है कॉपी भी करा दी हैं। कुछ अजीम हस्तियां, काफ़ी ब्रेक के बाद, ब्रेक इन अ सेंस कि उनसे मुलाकात हो रही है, और कुछ अजीम हस्तियां जो है जो इस बैच में ही अभी थी लेकिन फर्म की वजह से उन्होंने क्लासें छोड़ दी थी, तो वो भी आज हमारे साथ मौजूद है ना सर? तो चलें सर, अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। ग्रुप में भी आई थिंक हैंडआउट्स आ गए हैं, ऐसा ही है सर? ग्रुप में हैंडआउट आ गया है। ऑनलाइन वाले बच्चों के आप लोग कंफर्म करेंगे बेटा ग्रुप में हैंडआउट आ चुका है या आप पढ़ ही रहे हैं अभी तक? चलें सर, जो बच्चे रिकॉर्डिंग लेंगे, रिकॉर्डिंग वाले बच्चों ग्रुप में हैंडआउट है, सही है। रिकॉर्डिंग में हम कोशिश कर देंगे क्वालिटी आपको बिल्कुल HD मिले, इसीलिए हैंडआउट जूम वाली रिकॉर्डिंग शो नहीं करते, जो कैमरे वाली शो करते हैं, सही है, ठीक है। तो अब आ जाएं सर,
अब आते हैं सर, याद रखिएगा प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं कि सर जब से हम सीए कर रहे थे ना, तब से हमारी ख्वाहिश होती थी कि लीज पेपर में लाएं। क्यों सर? क्योंकि सर लीज मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन FAR2 लेवल पे बहुत सारे बच्चों ने देखा कि इसमें से पासिंग मार्क्स निकालना आसान है। सर यहां पर भी इसमें से पासिंग मार्क्स निकालना आसान है, लेकिन अगर आप सीख जाएं क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है? इसमें अच्छी चीज़ यही है कि सर इसके अंदर बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद बेसिक की तरह IFRS 9 और 15 की तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं, मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं है। अगर एक दफ़ा आपने डिफ्रेंसिएशन करना सीख लिया कि भैया किस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज़ है, तो यकीन माने इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। चलें सर, अब हम बढ़ रहे हैं आगे और आते हैं सर IFRS 16 लीजेस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? बहुत सिंपल है। क्या ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट का? लीज की अकाउंटिंग सिखाना। सर क्यों लीज इतनी जरूरी क्यों है भाई? एक सर्वे के हिसाब से दुनिया में 55% कंपनीज जो हैं वो एसेट्स खुद से खरीदती नहीं, अपने पैसे से लीज पर ही खरीदती हैं। आप किसी भी कंपनी के ऑडिट पर चले जाएं, सही है, उनके एसेट्स आपको लीज वाले यकीनन मिलेंगे। सही है सर, चाहे कंपनी जितनी भी कैश इनरिच हो, आपको 99% कंपनीज में क्या मिलेगा? लीज्ड एसेट्स मिलेंगे। सही है सर। अच्छा, फिर इसने कहा कि भैया देखो हर तरह की लीज के लिए मेरी तरफ नहीं देखना। तो हमने कहा कि कौन सी लीज के लिए भैया आपकी तरफ देखें? तो इसने हमें बताया कि मैं आपको बताता हूं कौन सी लीज के लिए आप मेरी तरफ देखेंगे। तो आ जाए सर, अब हैंड आउट आपके सामने है। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी हैंड आउट नजर आना शुरू हो चुका है। इसने बताया कि कौन सी लीज के लिए देखेंगे। पहले आ जाए सर, इसकी एक अफेक्टिव डेट भी आ रही है, इसके अंदर चेंजेस आई, और चेंजेस क्यों आई है वो मैं आपको भी बताऊंगा। अकाउंटिंग पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2019। इसका मतलब है, मैंने IFRS 15 में भी कुछ बच्चों को बताया था, फिर बताता हूं, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। आप किसी क्लाइंट पे ऑडिट पे जाएं और क्लाइंट ने 2018 की अकाउंटिंग से रिलेटेड एक एरर किया हो, वो इस दफा आइडेंटिफाई हो, तो आप उसके ऊपर 2018 के अकाउंट्स पे क्या लगाएंगे? IFRS 16 या पुराना वाला IAS 17? IAS 17, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वो एप्लीकेबल था। IFRS 16 कब से अफेक्टिव है? 1 जनवरी 19। फिर कह रहा है अर्ली अडॉप्शन इज परमिटेड उस कंपनी के लिए जिसने ऑफ IFRS 15 इफ IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऑल्सो। देखिए IFRS 15 को कहा था 18 से आइएगा, इसको कहा था 19 से आएगा। बोला अगर तुमने 15 को अप्लाई कर लिया तो इसको भी अप्लाई कर लोगे। फिर इसने कहा देखो भैया कुछ तरह की लीजेज ऐसी है ना, अब देखो स्कोप कभी कभी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों सर? सवाल दे दिया और आपने कहा वो स्कोप से ही बाहर था और आपने लीज की अकाउंटिंग कर दी। सही है, इसने कहा इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। IFRS 16 अप्लाइज टू ऑल लीजेस एक्सेप्ट फॉर, हम पेज नंबर 2 पे हैंड आउट के, लीजेस टू एक्सप्लोर फॉर यूज ऑफ मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज। अगर कोई नेचुरल मादनियात, नेचुरल मिनरल्स टाइप की चीजें हैं तो उसके ऊपर अगर भाई किसी शेख ने, दुबई के शेख ने कुआं दे दिया लीज पर, किस पे दे दिया? कुआं लीज पर दे दिया, और आपने वो कुआं लीज पर ले लिया, तो उसके ऊपर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। फिर कह रहा है लीजेस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट हेल्ड बाय अ लेसी। इसने कहा अगर किसी ने आपको भैंसे लीज पर दे दी है तो ये अप्लाई नहीं होगा। सर्विसेज कंसेशन अरेंजमेंट। सर ये क्या चीज होती है सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स? क्या होता है बताओ, तुक्का लगाओ, कुछ है आइडिया? नाम से लग रहा है, चलो मैं बताता हूं क्या होता है। के इलेक्ट्रिक का आप सबने नाम सुना हुआ है ना सर। अब सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, तुम लोगों को लगता है के इलेक्ट्रिक बहुत जालिम है, कि बहुत जालिम है, दुनिया भर में इस किस्म के इदारे जालिम है। के इलेक्ट्रिक का एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट इनको लॉ ने इजाजत दी है। आज आप जाएं के इलेक्ट्रिक को बोलें कि यार हमारे इलाके में लोड शेडिंग बहुत होती है, के इलेक्ट्रिक बोलेगा भाई एक काम ये करो, अपना PMT चेंज करवा लो। PMT चेंज करने से क्या होगा? वो आपको नया फीडर से कनेक्शन दे देंगे। अभी जो आपका फीडर है ना, वो फीडर जिस PMT के थ्रू आपको लाइन मिल रही है ना, उसके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुंडा लगाया हुआ होगा, तो वो देखते हैं यार फीडर से 100 यूनिट्स गए, बिल हमने 70 का किया है, तो ये चोरी हो रही है 30, वो लोड शेडिंग मार देते हैं।
वो आपको बोलेंगे अपना पीएमटी चेंज छोड़ो। आपने कहा अच्छा भाई, आपने मोहल्ले वालों ने, सोसाइटी वालों ने मिलकर पीएमटी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पीएमटी चेंज किया और आपने नया लगा लिया पीएमटी। के इलेक्ट्रिक बोलेगा मुबारक हो, अभी एसेट हमारा हुआ। क्या बोलेगा के इलेक्ट्रिक, मुबारक हो, अभी एसेट। मोहल्ले वाले पीएमटी के ऑनर नहीं है, कौन ऑनर है, के इलेक्ट्रिक। फिर के इलेक्ट्रिक कहता है ये हम आपसे पीएमटी खरीद रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, और उसके बदले में आपको हमें क्या मिलेगा, के इलेक्ट्रिक बोलेगा थोड़ा बहुत दे देंगे, हमें काम ये करेंगे जो पीएमटी है ना उसको आपके, अगर के इलेक्ट्रिक चाहे तो हर जगह ये करता भी नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री के साथ करता है, आम आदमी के साथ तो करता भी नहीं, हम इस पीएमटी के बदले में आपके बिल में से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं सर्विस कंसेशन एग्रीमेंट्स या सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। तो देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक एक तरह से पीएमटी आप लोगों से लीज पर ले रहे हैं, बट बोला उसके ऊपर इफ्रिक अप्लाई होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, लाइसेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय लेसर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। याद है ना, मिर्जापुर का लाइसेंस दे दिया, सही है सर, किसी सॉन्ग का, कोक स्टूडियो का लाइसेंस दे दिया, ये हमने कहा कौन डील करता है, IFRS 15। और कह रहा है राइट्स हेल्ड बाय अ लेसी अंडर अ लाइसेंसिंग। आपने किसी से लाइसेंस लिया है, देखो अगर आप लाइसेंस दे रहे हो तो IFRS 15 में जा रहे हो, आप लाइसेंस ले रहे हो तो IS 38 में जा रहे हो, सही है सर, इसमें आप जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि लाइसेंसेस की अकाउंटिंग IFRS 16, हालांकि देखा जाए ना इसकी नेचर अप्लाई होती है, किसी को मैं अपनी चीज इस्तेमाल करने का हक दे रहा हूं एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो राइट टू यूज वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन इसने कहा भैया इसको IS 38 और उसको देखने दो। अब आए सर, मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर कोई आपसे पूछे, ये होता है सवाल, अगर आप खास तौर पे रिपोर्टिंग जॉब के लिए जाएं, क्या मेजर चेंज है IFRS 16 में और किसी मतलब IS 17 में, तब आपने उसको बताना है कि दो मेजर चेंज है। पहली चीज है लेसर अकाउंटिंग, आप समझे 90% अनचेंज्ड है, लेसी अकाउंटिंग चेंज कर दी गई है, सबसे मेजर चेंज, और उसका एक इंपैक्ट फिर एक और आया है सेल एंड लीज बैक पे। बाकी टर्म्स तकरीबन सर सेम है, लेकिन लेसी अकाउंटिंग और सेल एंड लीज बैक क्या है, चेंज है। अच्छा, चेंज क्यों हुई, चेंज के पीछे एक लॉजिक याद रखना कि जब आप किसी चीज से बेनिफिट ले रहे हो, किसी चीज से बेनिफिट ले रहे हो, अब वो चीज कोई इंसान भी हो सकता है, जब आप किसी इंसान से बेनिफिट ले रहे हो, उसके पैसे खर्ची कर रहे हो, तो कम से कम उसको अपना तो कहो, है ना सर, कम से कम उसको अपना तो कहो, है ना सर। आपने अगले से बेनिफिट भी ले ली और आपने उसको अपना भी नहीं कहा, तो सर ये तो अभी वो नहीं, तो किडनी वाला जो आया था, ये सर, और मैं तुम लोगों को शायद बता चुका हूं, इसे किडनी तो सर एक दूर की बात है ना, हमारे CA में ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे CA में ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं सर, मैं कहता हूं तूने जो काम किया वो उसके बराबर है जैसे ताजमहल गिफ्ट दिया था, सही है, किसने दिया था, शाहजहां मुमताज। हमारे CA में एक लड़का है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा ना कुछ बताऊं, पर उसने मुझे कहा सर लोगों को बताएं कि गलत हरकत वरना ना पड़े। उस लड़के ने, आप सोचें क्या किया, उस लड़के ने लड़की के बाप को मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दी, सही है, लड़के ने लड़की के बाप को मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दी, हाँ 70, सही है सर, और उसने कहा सर शुक्र है कि ये सब कुछ खत्म हो गया, नहीं तो मेरी अगले महीने VC खुलना थी और मैं मरगला देने वाला था। सही है सर, और उस बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ कि लड़की वाले उन्हें रातों रात जिस घर में वो रहते थे वो घर छोड़ा, सबने इसके नंबर को क्या किया, ब्लॉक किया, सही है। तो सर पॉइंट क्या था, उस बंदे से देखा सर मैं ओवरऑल 4.5 लाख रुपए, और अपने 2 साल मैंने पढ़ा नहीं, कैफ का बचवा सर मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ा के 70-75 हज़ार कमाता था, उसमें से अपने खर्चे निकालता था और फिर उसको पार्टी करवाता था, सही है सर। मोटरसाइकिल तो 30,000 की थी, उसने कहा सर बाकी 4 लाख भाई मोबाइल, तो इसका मतलब क्या है, तो IFRS 16 ने कहा देखो ये गलत हो रहा है। उसने कहा जब किसी चीज से बेनिफिट लो तो उसको अपना भी कहो। तो आए सर अब इसके ऊपर सही मानों पे मसला हुआ था ना, वो हुआ था उन इंडस्ट्रीज के अंदर जो कि बहुत ज्यादा मशीन सेंट्रिक थी। क्या थी? मशीन
सेंट्रिक थी। अब सुनिएगा सर, हमने कहा दो एयरलाइंस ले लेते हैं, एमिरेट्स और कतर एयरवेज। चले सर PIA को नहीं लेते आज, कतर एयरवेज, सही है सर। हमने कहा दोनों का सपोज करें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 3000 मिलियन, सही है। कितना है? 3000 मिलियन। हमने कहा इसके एसेट्स थे 5000 मिलियन के, सही है, और इसके एसेट्स थे 15000 मिलियन के। तो एक फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन एसेट्स के नाम से। कौन सा? रिटर्न ऑन एसेट्स के नाम से फॉर्मूला होता है PBIT, तुमने पढ़ा हुआ है, रेशो में भूल गए होगे, कोई मसला नहीं, डिवाइडेड बाई एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपने देखा इसका आ रहा है 60% और इसका आ रहा है 20%, ऐसा ही है। अब आपने कहा कि सर दोनों एयरलाइंस है, दोनों जब असेसमेंट की गई तो कहा यार इसके भी 250 एरोप्लेन हवा में, इसके भी कितने 250 है। बोले यार दोनों के 250 है, लेकिन देखा जाए इसका रिटर्न ऑन एसेट देख के लग रहा है बहुत अच्छा है, इसका लग रहा है। तो अब मसला क्या है? बोले यार मसला ये है कि इसने जहाज लिए हुए थे 90% ऑपरेटिंग लीज पर और इस बेचारे के पास अपने थे। अब देखो P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से ना तकरीबन इंपैक्ट सेम होता है, थोड़ा सा फर्क होता है कि एक रेंटल दे रहा है, दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है ना सर। तो एक्सपेंस तो दोनों हिट कर रहे होते हैं, लेकिन एक की बुक्स में एसेट्स आ रहे हैं, दूसरे में। तो बोला यार ये दो कंपनीज की जो कंपैरिजन होता है ना, ये ऑपरेटिंग लीज बड़ा खराब करती है। तो कहा गया ये ऑपरेटिंग लीज को रोको। तो उसको रोकने के लिए फिर जो चेंजेस आई वो किस में आई? IFRS 16 में, कि जब आप एमिरेट्स को आ गया जेमिरेट्स, जब आप किसी चीज से बेनिफिट ले रहे हो तो उसको अपना तो कहो, उसको बुक्स में तो लाओ, उसको डिस्क्लोज तो करो। ये नहीं चलेगा कि अपना भी कहो, बेनिफिट भी लो और उसको डिस्क्लोज भी ना करो। तो हमने कहा IFRS 16 ने एक हमें लर्निंग दी कि अगर किसी से बेनिफिट लेते हो तो उसको अपना कहो और पब्लिकली कहो, सही है सर। तो हमने कहा कि सर IFRS 16 के आने का मतलब आपको पता चल गया। ऑनलाइन वाले बच्चों तो लिख दें CC, ठीक है सर। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि सर इसका मकसद हयात क्या है। अब आएंगे सर IFRS 16 कहता है, IFRS 16 हमसे कहता है लीज के ऊपर आएंगे कि लीज क्या चीज होती है। भैया लीज क्या है, क्यों है, सही है सर। तो आए सर, सर एक आदमी कह रहा है गलत मैसेज दे रहा है। बेटा जिसके दिल में चोर है ना वो ऐसी बातें करता है, गलत मैसेज दे रहा है। हाय सर, हम आ रहे हैं किस पे? लीज पे। पेज नंबर 2 पे आ जाए। और अब हमें लीज की डेफिनेशन पढ़ा रहा है। इस डेफिनेशन में मेरा बच्चा जो बातें मैं आपको कहूं कि आपने अंडरलाइन करनी है, उन बातों का आपने क्या करना है? अंडरलाइन करना है, ठीक है सर। चलिए जी, हमने कहा सर हम आ रहे हैं इसके ऊपर, और ये हमें कह रहा है लीज आ कॉन्ट्रैक्ट is or contains a lease if the contract conveys the right to control। right to control को अंडरलाइन करें, right to control the use of identified asset। identified asset को भी क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। for a period of time। पीरियड ऑफ टाइम को भी क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। इन एक्सचेंज फॉर कंसीडरेशन। हमने कहा इसने हमें लीज की डेफिनेशन में कहा भैया 4 बातें हैं, राइट टू यूज या राइट टू कंट्रोल, आइडेंटिफाइड एसेट, तीसरी चीज पीरियड ऑफ टाइम, चौथी चीज एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन। अब सबकी तवज्जो इधर। मैंने कहा सर यहां पर ये कह रहा है 4 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 4। लीज के अंदर इसने कहा 4 बातें होना जरूरी है। एक भी बात नहीं तो भैया लीज को लीज नहीं कहना, लीज को लीज नहीं कहना। इसने कहा लीज के अंदर है कितनी बातें?
चार बातें। पहली बात है राइट टू यूज या राइट टू कंट्रोल, इस्तेमाल करने का हक देना। क्या देना? हक देना। दूसरी चीज क्या है? आइडेंटिफाइड एसिड, या इसको स्पेसिफाइड एसिड भी कहते हैं, आइडेंटिफाइड एसिड। तीसरी चीज क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं लीस्ट टर्म। क्या कहते हैं? लीस्ट टर्म। चौथी चीज क्या है? कंसीडरेशन। इस कंसीडरेशन को क्या कहते हैं? कंसीडरेशन को कहते हैं लीज पेमेंट्स। क्या कहते हैं? लीज। इसने कहा देखो लीज के अंदर ये चार बातें होना जरूरी हैं। अब आईकेप की दरिंदगी आपको बताता हूं, मतलब आईकेप शरारतें कर रहा है अब इसमें। आईकेप ने FAR2 लेवल पे भी इस पे शरारत की और आपके CA फाइनल पे भी किया। मैं आपको पहले FAR2 की शरारत बताता हूं, कुछ लोगों को याद भी आ जाएगी। आईकेप ने कहा आपने एक मॉल में, कहां पर? मॉल में। मॉल वालों को कहा कि भैया सीढ़ियों के साथ हमें एक जगह चाहिए, हमें वहां पर मार्केटिंग करनी है अगले 2 साल के लिए। कितने सालों के लिए? तो हमें एक सीढ़ियों के पास अब एक जगह दे दें इतने स्क्वायर फीट की, बिल्कुल सीढ़ियों के लेफ्ट हैंड साइड पर। सही है? यह आपने किया। ये FAR2 का सवाल मैं आपको बता रहा हूं। और मॉल वालों ने कहा ठीक है, बट मॉल वालों ने कहा देखें यार ये जगह हम आपको फिक्स नहीं करके दे सकते, कभी ये 2nd फ्लोर होगा, कभी ये 3rd फ्लोर होगा, कभी ये 4th फ्लोर होगा। जगह सीढ़ियों के साथ है, सीढ़ियों के साथ ही जैसे ही लेफ्ट हैंड, जैसे सीढ़ियों एलिवेटर ऊपर जा रहा है सीढ़ियों वाला वो लेफ्ट साइड पे, लेकिन 2nd भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है। अब 2 साल के लिए दिया आपको, स्पेसिफाइड जगह, पूरा स्क्वायर फीट, सब कुछ है। अब मुझे बताएं सर, और 2 साल पीरियड ऑफ टाइम में पैसे भी आपसे लेगा, जगह इस्तेमाल करने का आपको हक भी है। अब पंगा आ रहा है कि आइडेंटिफाइड एसेट है या नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिफाइड एसेट है? कितने लोग कह रहे हैं आइडेंटिफाइड एसेट है? समझ रहे हो? मॉल के साथ जगह है और ये जगह लेफ्ट हैंड साइड पे सपोज करो 1000 स्क्वायर फीट आपके। कितने लोग कह रहे हैं आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है? ऑनलाइन वालों आप भी बताएं, आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं आइडेंटिफाइड एसेट? बाकी लोग क्या इस्तिखारा करेंगे, सोचेंगे क्या करेंगे? सर नहीं है आइडेंटिफाइड एसेट, मतलब एसेट आइडेंटिफाइड हो, एसेट आइडेंटिफाइड हो। तो हमने कहा तो इस केस में एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है। हमने कहा सही है सर, तो आपने इसको लीज नहीं मानना। तो चाहो तो यहां पे कोशिश किया करो एग्जाम्पल FAR2 मॉल एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें जब सेल्फ रिवीजन करो तो याद हो जाए कि सर ने पहली एग्जाम्पल दी इसमें। अब आओ सर, इसने FFR में भी ये शरारत की, सवाल के ऊपर अभी नहीं लेके जाऊंगा। FFR में इसने क्या शरारत की वो भी मैं आपको बताता हूं। सही है सर, सबकी तवज्जो इधर। अब इसने कहा FFR में तुम एक स्कूल हो, तुम क्या हो? स्कूल हो, और तुम्हारे बच्चे आते हैं, मतलब स्कूल के बच्चे बस में आते जाते हैं। सही है? तुम्हारी स्कूल ने क्या, स्कूल ने बसें खुद अभी खरीदी नहीं है, और उसने वो बसें एक बंदे से वो कर ली, उधार पे ले ली। मतलब उसने कहा कि भैया हमसे तुम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, हमें 20 बसें दे देना। बस वाले ने कहा ठीक है, और बस वाले ने कहा आपको 20 बसों की जरूरत है, मैं आपको 20 बसें दूंगा। देखें अभी आपके पास ये 20 बसें आएंगी, अभी आपके पास ये 20 बसें आएंगी। और उसने कहा सही है, उसने कहा लेकिन और ऐसा हो सकता है कि कभी मैं देखूं कि बस की हालत को देख के या बस को कुछ देखते हुए मैं इसको कहीं ऊपर नीचे कर सकता हूं। उसने कहा जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में होता है ना, शुरू में बहुत अच्छी सर्विस दी और बाद में पेल दिया है ना सर। तो हमने कहा, उसने कहा शुरू में बहुत अच्छी बसें मैं आपको दूंगा, लेकिन बोले देखें अब आप मेरे पुराने कस्टमर हो जाएंगे। बस वाले ने कहा 2 नंबरी करूंगा, लेकिन ईमानदारी से, आप मेरे पुराने कस्टमर हो जाएंगे, शुरू में आपको बहुत अच्छी बसें दूंगा, लेकिन फिर कोई नया कस्टमर लगेगा तो नहीं अच्छी बसें उसको दे दूंगा, आपको बेकार लगे दे कर दूंगा, आपके बच्चे पहुंच जाएंगे। तो अब मुझे बताएं क्या लीज है? उसने कहा मैं आपको 20 बसें दूंगा, डेली आपके बच्चों को उठाएंगी छोड़ेंगी, लेकिन बसों को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो लीज है? नहीं सर, क्योंकि हमने कहा क्या कंडीशन नहीं है?
आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। तो हमने कहा पार्ट में लिख लें बस एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रहे कि यार ये चीज के पीछे सर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो सर लीज के अंदर इस्तेमाल करने का हक एक आइडेंटिफाइड एसेट को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और अगेंस्ट कंसीडरेशन। अब हमने कहा जेडीसी सैलानी कुछ सही है, जितने भी हमने कहा है आलमगीर वगैरह, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने कहा कि भैया हम जो है एक सपोज करें दी सिटीजन फाउंडेशन थे, उनको कहा कि अब हम यही काम हम आपको करके देंगे। जेडीसी ने कहा कि आपके बच्चे जो सिटीजन फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं उनको उठा करके उनके घर पे छोड़ेंगे, बसेस कौन देगा? जेडीसी। और जाहिर सी बात है जेडीसी ये काम कर रहा है फ्री में। किस में कर रहा है? लिखा कि 2 साल का वादा है, पूरी कमिटमेंट की 2 साल का वादा है और हम आपको बसेस देंगे, सही है, बच्चों को। लेकिन क्या वो लीज है? और बसेस भी आइडेंटिफाई कर दी, यही वाली बसेस देंगे। हमने कहा राइट टू यूज है, आइडेंटिफाइड भी, पीरियड ऑफ टाइम है, कंसीडरेशन, तो इसका मतलब है लीज। तो लीज के लिए कितनी बातें होना जरूरी है? 4 बातें। ऐसा ही है सर? तो हमने कहा सर ये 4 बातें। अब आते हैं पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना सर? पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट डू वी मीन बाय पीरियड ऑफ टाइम? तो हमने कहा सर ये होता है लीज टर्म। अब सर ये लीज टर्म क्या चीज है? लीज टर्म तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना सर? क्या है भैया लीज टर्म? ये मिटा रहा हूं। लीज टर्म क्या है? अभी पढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन भी आ जाए। लीज टर्म की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। आ जाए जी, आ जाए। लीज टर्म के बारे में पेज नंबर 2 ऑफ हैंडआउट, सही है सर? लीज टर्म के बारे में हमसे कहा जा रहा है, डेफिनेशंस के ऊपर हम आएंगे। लेसी अकाउंटिंग राइट टू यूज शॉर्ट टर्म लीज, और हमने कहा नीचे आ रही है लीज टर्म। पेज नंबर 2 पे ये लीज टर्म, नॉन कैंसलेबल पीरियड, अंडरलाइन करें, नॉन कैंसलेबल मतलब भाई ये कैंसिल तो हो ही नहीं सकता। नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ लीज टुगेदर विद, और इसमें क्या शामिल है? विद पीरियड्स कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑप्शन। इसके अंदर वो पीरियड शामिल हैं जो एक्सटेंशन ऑप्शन है। इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। फिर कह रहा है पीरियड्स कवर्ड बाय टर्मिनेशन ऑप्शन इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। अब आए सर इसको जरा डॉक्यूमेंट भी करते हैं और इसको जरा समझते भी है ना। लीज टर्म क्या चीज होती है विद एग्जांपल्स। व्हाट डू वी मीन बाय लीज टर्म? पहली चीज इसमें होती है नॉन कैंसलेबल। इसको आप कैंसल नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते। हाँ सर, कुछ भी हो जाए नहीं कर सकते, नॉन कैंसलेबल पीरियड। दूसरी चीज इंक्लूड एक्सटेंशन पीरियड। कौन सा पीरियड? एक्सटेंशन पीरियड इफ सर्टेन टू एक्सरसाइज, इफ सर्टेन टू एक्सरसाइज। फिर इसने कहा इसमें इंक्लूड करोगे टर्मिनेशन पीरियड, टर्मिनेशन पीरियड इफ सर्टेन नॉट टू, इफ सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज। अब सर इसको जरा समझना है सबने। एक हमने कहा होता है लीज टर्म में नॉन कैंसिलेबल पीरियड। सपोज करें मुझे एक यूनिवर्सिटी खोलनी है और सरजानी टाउन में खोलनी है। कहाँ खोलनी है?
उनका सरजानी टाउन में बड़ा टैलेंटेड बच्चा है और सब कुछ है, मुझे वहां पर खोलनी है। मैंने सरजानी टाउन के अंदर एक जगह ले ली यूनिवर्सिटी के लिए। किसके लिए? और यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का। सही है भाई, लेकिन मैंने जगह ली ना अपनी नहीं ली, मैंने किराए पे ली। मैंने कितने साल के ले ली? 2 साल के लिए। लेकिन मैंने उसके ऊपर ना बहुत, और लीज एग्रीमेंट ये था कि 2 साल के लिए भी आपके पास जगह है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको मजीद 2 साल के लिए एक्सटेंड करते जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है कि आप अगले 20 साल तक कर सकते हैं एक्सटेंड, मजीद 2 साल के ऊपर। मैंने कहा बढ़िया है। मैंने सरजानी टाउन में जगह ली। अभी इसकी इनिशियल लीज टर्म कितनी है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है? 2 साल। और मैंने उसके ऊपर पूरा खर्चा करा दिया, मैंने सारे क्लासरूम बना दिए, सब कुछ करवा दिया, ये सब करवा दिया। अब आप सोचें, लेसर है, आप कौन है? लेसर है। आपकी जगह थी, आपने बस मुझे एक बिल्डिंग दे दी थी। सही है, मैंने उसके ऊपर क्लासरूम बना दिया, सब कुछ करवा दिया। आपकी जगह थी, मैं आपको किराया दे रहा हूं सपोज करें महीने का 6 लाख रुपए, लेकिन मैंने उस जगह के ऊपर क्लासरूम बनाने में कर दिया 40 लाख का खर्चा, क्लासरूम सब कुछ चीजें ना। अब मुझे बताएं, आप लेसर है, आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं सिर्फ लीज 2 साल के लिए रखूंगा या मैं इसको एक्सटेंड करूंगा? आपने कहा भाई कम से कम ग्रेजुएट प्रोग्राम ही 4 साल का है। सरजानी टाउन के बच्चे आ गए, पता चला इसने 2 साल बाद नहीं, यहाँ पे नहीं ली जगह और कहीं और चला गया भाई ये। तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि उसको तो वाड़ी में बच्चे भी सुनाएंगे और उसने इतना जो खर्चा कर दिया है। तो इस केस में लेसी के भी दिमाग में, लेसर के भी दिमाग में है कि कहने को तो दी लीज 2 साल के लिए है, लेकिन ये एक्सटेंड कर सकता है अगले 20 साल के लिए। तो बोलेगा भैया इस लीज की टर्म कर दो 22 साल, 2 साल इनिशियल और एक्सटेंशन पीरियड कितना? 22 साल। इंक्लूड एक्सटेंशन पीरियड इफ सर्टेन टू एक्सरसाइज, या हो सकता है पूरा 22 ना ले, वो बोले यार 2 साल के लिए अगले 10 साल ये और करेगा, तो 12 साल लेसर कहते हैं। लेसी भी कहता है यार 2 साल के लिए इतना खर्चा कराया, कम से कम 10 साल तो रखूंगा, तो वो भी कह सकता है कि यार 10 + 2 12 साल। लेकिन आपको इसको इंक्लूड कब करना है? जब क्या हो? सर्टेन टू एक्सरसाइज। अब सर्टेन टू एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आपको लिख करके दिया गया हो, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं। सही है सर। फिर आगे आते हैं, इंक्लूड टर्मिनेशन पीरियड। टर्मिनेशन पीरियड मतलब क्या है भाई? लीज थी 5 साल की, अब देखो यहां पर तो 2 साल की लीज थी और मजीद 20 साल। हमने कहा यहां पर हम आते हैं दूसरा केस, लीज थी 5 साल की, लेकिन लेसर लेसी ने डिसाइड किया 3 साल के बाद लेसी के पास ऑप्शन था कि तू चाह तो भैया इसको टर्मिनेट भी कर सकता है। मतलब 3 साल देखा जाए तो नॉन कैंसिलेबल हो गया और बाकी 2 साल कैंसिलेबल है। अब लेसर कह रहा है यार मैंने जो इसको जगह दी ना जिस रेट पर, उस रेट पर इसको इस एरिया में कोई और जगह नहीं देगा। मैं इससे किराया ले रहा हूं 4 लाख रुपए। उसने कहा इस जगह का किराया है 7 लाख रुपए वैसे मार्केट रेट। तो लेसर सोच रहा है कि यार ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर लेसर सोच रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा तो लेसर अकाउंटिंग कितने साल पे करेगा? 5 साल पे। सेम गोज विद लेसी। लेसी कह रहा है यार ये जगह तो मुझे बहुत सस्ते में मिल गई है। देखा जाए तो इसमें नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 साल है और टर्मिनेशन पीरियड मतलब अगर मैं टर्मिनेट करता हूं तो 3 साल पे कर सकता हूं, वरना मैं 2 साल और यूज कर सकता हूं, 5 साल। तो यहां पे जो टर्मिनेशन पीरियड है वो हम कितना ले रहे हैं? 2 साल। तो ये कहा कि भैया अब यहां पर तुम देखो अगर टर्मिनेशन ऑप्शन है तो क्या लेसी टर्मिनेट करेगा? लेसर हो तो तुम बोला यार नहीं करेगा, और अगर तुम लेसी हो तो तुम अपने आप से पूछो क्या मैं टर्मिनेट करूंगा? मैं नहीं करूंगा। तो इस केस में आपने कहा लीज टर्म हम कर लेंगे कितनी? 5 साल। टर्मिनेशन इंक्लूड कल टर्मिनेशन पीरियड इफ सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज। अब सुनना, ये समझ में आ गया? क्लियर है? सीसी। अब आते हैं सर आगे, इंसान है, इरादा क्या हो जाए? बदल जाए। फिर समझा चला सर। टर्मिनेशन वाली बात देखें सर, मैंने सपोज करो केएनएस से जगह ले ली, मैंने कहा अब यहाँ पे बनाएंगे एचके एकेडमी। सही है, मैंने जगह ली, मैंने कहा साजिद साहब को, मैंने कहा सर 3 साल के लिए जगह मुझे इनिशियल पीरियड पे दें, और साजिद साहब ने कहा मजीद 2 साल का पीरियड है भाई तेरे पास, 5 साल के लिए तू जगह भी ले सकता है एग्रीमेंट के हिसाब से। 3 साल नॉर्मल पीरियड, 2 साल के लिए एक्सटेंशन पीरियड। सही है सर। कुल मिला के कितने साल हो गए? 5 साल। मतलब टर्मिनेशन, इसमें मैं टर्मिनेट, वैसे लीज टर्म थी 5 साल बट 3 साल नॉन कैंसिलेबल कह लें और 2 साल कैंसिलेबल पीरियड, जिसको हम टर्मिनेशन भी कह रहे हैं। अब मैं आज असेस कर रहा हूं यार सर साजिद ने मुझे 3 साल के लिए जगह तो दी है और बाकी अगले 2 साल के लिए मुझे कहा है कि तू चाह तो कैंसिल कर देना 3 साल पे, चाहे तो तू बढ़ा लेना। तो अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि यार मैं बढ़ाऊंगा? मैं कह रहा हूं हाँ यार ये जगह तो मुझे बहुत अच्छे रेट्स पे मिल गई है,
मुझे जगह तो बहुत अच्छे रेट्स पे मिल गई है। आसपास अगर मैं देखूं टीएसए वीएसए का किराया या टीएसए के किराए जगह की वर्थ बहुत महंगी है किराया, ये मुझे दे रहे हैं 4 लाख रुपए में, वैसे किराया मिल रहा है 6 लाख रुपए। तो मैंने कहा हाँ यार मुझे लग रहा है कि मैं इनके साथ कंटिन्यू करूंगा। फिर मैंने कहा यार इन दरों दीवारों से मुझे इश्क है, मैं इनसे इधर जो है ना मैंने सब कुछ पढ़ाया शराया, तो मैं कहा चांसेस है कि मैं एक्सटेंड करूंगा। तो इस 2 साल को कंसिडर कब करना है? जब इस बात का यकीन हो कि मैं टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ठीक है सर, तो अब आए सर पढ़ते हैं इसमें और इसमें शरारतें देखते हैं ना सर। इसके लिए ऑडिट एविडेंस क्या अपडेट कर सकते हैं? सर एक बच्चे का सवाल आया है सर, एक्सटेंशन पीरियड वाला एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सटेंशन पीरियड पहले हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सटेंड करूंगा, लेसी के पास क्या क्या चीजें हैं, सही है सर, मतलब क्या चांसेस है। तो हमने कहा लेसी के पास चांसेस हैं एक्सटेंशन के, क्यों लेसी एक्सटेंड करेगा? उसने खर्चा करा लिया। भाई तुमने किराए का घर लिया 50,000 रुपये किराया और तुमने उसके ऊपर 10 लाख का खर्चा करा दिया, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि तुम 1 साल में तो छोड़ के नहीं जाओगे, है ना भाई। 10 लाख का खर्चा करवाया है तुमने, कलर करवा लिया तुमने, बता नहीं क्या कुछ फर्नीचर में फिक्सचर्स करवा लिए तुमने, क्या तो अब तुम 4 सीलिंगें बनवा ली, तो इसका मतलब है तुम एक्सटेंड करोगे। ठीक है मोबाइल माहम, क्लियर है? बढ़ूँ आगे सर। अब एक बच्चे का सवाल आया, मैं सवाल लेता हूँ मोइज, 1 मिनट रुकिएगा। पहले हम पढ़ते हैं इसी में से लीस्ट रीजनेबल सर्टेन असेसमेंट, assess whether the extension termination option will be exercised by considering, हमने कहा भैया considering what, क्या चीज कंसिडर करें? फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस, फेवरेबल ऑफ ऑप्शन कंपेयर टू मार्केट। वही बात सर, साजिद ने मुझे रेंट पे सस्ते में दे दी ये जगह, है ना सर। मैंने कहा मुझे सस्ते में जगह मिल रही है भाई। मैंने कहा लोग कहते हैं महीने में एडवांस का रेंट दो, ये मुझे कह रहे हैं तू क्वार्टर के बाद एरियर्स में रेंट देना, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी हैं तो मुझे पता है मैं एक्सटेंड करूंगा। सिग्निफिकेंट लीज और इंप्रूवमेंट्स, वही बात जो अभी मैंने आपको कही कि मैंने खर्चा करवा लिया यूनिवर्सिटी पे, क्लासरूम वगैरह बनवा लिए। टर्मिनेशन और रीलोकेशन कॉस्ट, क्या मतलब सर? सुरजानी में मैंने यूनिवर्सिटी बनाई और मैंने क्या कर दिया, 4 साल का प्रोग्राम लॉन्च किया। अब अगर 2 साल बाद में जगह चेंज करूंगा ना तो बच्चों की हटेगी, मुझे रेपुटेशनल लॉस भी होगा। लोग कहेंगे यार हमने तो इसलिए वहां पर एडमिशन लिया था कि हमारे घर से करीब थी, अब ये सुरजानी से आ गया, नॉर्थ नाजमाबाद दूर पड़ रही है हमें, सही है सर। तो हमने कहा सही है सर, चाय पानी कुछ कर दे भाई। फिर हमने कहा चौथी चीज स्पेशलाइज्ड एसेट और लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल एसेट। एसेट की नेचर जो आपको लीज पर मिली है वो क्या है? स्पेशलाइज्ड है। मैंने कहा मुझे जैसी जगह चाहिए थी ना वैसी जगह पीसीएचएस में ही है और ये केएनएस के पास ही है, वैसी जगह पूरे पीसीएचएस में केएनएस के अलावा किसी और के पास नहीं है। तो अब मेरे बिजनेस की नेचर ऐसी है कि मुझे, मैंने कहा ये जगह सूट कर रही है, तो ये भी एक कंडीशन है कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा या टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अब आता हूं सर एक और पॉइंट पे। सर इंसान है, अंदाजे लगाते हैं, अंदाजे बदल जाते हैं, उसकी एक काम करने की नीयत होती है और नीयत क्या होती है? चेंज हो जाती है, सही है सर। अंदाजे लगाते हैं, अंदाजे बदल जाते हैं, काम करने की नीयत होती है और नीयत चेंज हो जाती है। आपने कहा मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज प्रबंध में ईयर 2 में आपने चेक किया कि यार ये तो दीवारों से पानी टपक रहा है, सीपेज होना शुरू हो गई है। अब आपने कहा यार यहाँ तो बड़ा मसला है, सही है। आपने कहा यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी खोल दी और आसपास मोहल्ले वाले कोई पता नहीं कौन लोग हैं, रोज जो है दोपहर से शोर शराबा शुरू, सही है सर। तब आपने कहा भैया इस जगह पे गुजारा तो हो सकता है बाद में आपकी नीयत चेंज हो जाए, अब आपको लीज टर्म कम करनी पड़े, तो क्या होगा? कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कि यहाँ पर एक और चीज, लीज रीअसेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन, कि लीज हो सकता है कि आगे जाके क्या करनी पड़े, रीअसेस करनी पड़े या मॉडिफाई करनी पड़े। अब आए सर ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दोस्त ने पूछा ऑडिटर ये चीज कैसे वेरीफाई करे कि कंपनी एक्सटेंड करेगी या नहीं। इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए ऑडिटर असेसमेंट करेगा कंपनी को क्या फेवरेबल टर्म्स मिल रही हैं, ऑडिटर असेस करेगा कि कंपनी ने क्या कोई लीज होल्ड खर्चा कर लिया है। तो ऑडिटर, भाई कंपनी ने नियत कर दी कि हम 5 साल पे जाएंगे, सही है ना, तो कंपनी की नियत को वेरीफाई करने के लिए आपको स्टैंडर्ड के इन पॉइंट्स को देखना पड़ेगा
कि जो 4-5 पॉइंट्स बताए हैं क्या ये अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या हम क्लियर है सर? तो हमने कहा सर ये हमने यहां पर जो है समझा कि लीस्ट टर्म क्या चीज होती है। अब अगली चीज पर आएंगे। हमने कहा सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेसी अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग? लेसी अकाउंटिंग। और लेसी के लिए हमें बचपन से पता है और अभी फिर रिवाइज करेंगे, हर लीज बाय डिफॉल्ट क्या है? फाइनेंस लीज। बाय डिफॉल्ट हर लीज क्या है? फाइनेंस लीज है। सही है सर? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सर अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं और अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। लेसी के लिए हमने कहा लेसी भैया तुम्हारे लिए हर लीज बाय डिफॉल्ट कौन सी लीज आ रही है? फाइनेंस लीज। लेकिन दो लीजेस ऐसी हैं जिसको हम क्या कह सकते हैं? ऑपरेटिंग लीजेस। अब आते हैं सर, वो याद है कौन कौन सी थी? शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू, है ना सर? अब आए सर, हम आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसको आपने पहले मेरे साथ कॉपी करना है, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हमने कहा लेसी अकाउंटिंग। लेसी के लिए फाइनेंस लीज, ये हमने कहा डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन होती है। अगर फाइनेंस लीज की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं, लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज। और हमने कहा सर दूसरी तरफ होती है ऑप्शनल एग्जेम्पशन। स्टैंडर्ड ने वर्ड यूज किया ऑप्शनल एग्जेम्पशन, और इसके लिए हमें कहा लो वैल्यू एसेट्स देखने हैं, इसको बोल के ऑपरेटिंग लीज। और इसमें हमें कहा गया लो वैल्यू और शॉर्ट टर्म। हीरो एक और काम कर रहा हूं, मेरे नीचे बेसमेंट में ना मोबाइल का चार्जर होगा, वो भी लिया। शॉर्ट टर्म, अप टू 12 मंथ्स। लो वैल्यू में हमने कहा दो चीजें हो जाएंगी, एक हमने कहा नेचर वाइज लो वैल्यू हो, और एक हमने कहा वैल्यू वाइज। नेचर वाइज में हमने कहा, हमें एग्जांपल दी फर्नीचर, लैपटॉप्स, इक्विपमेंट्स। वैल्यू वाइज एस्टिमेशन के लिए दिया लेस देन इक्वल टू कितने डॉलर? $5,000। कितने डॉलर? $5,000, है ना सर? आ जाए तो डॉलर क्यों बढ़ रहा है ना, 200 तक जाएगा। तो क्या FFR से कोई ताल्लुक है? डॉलर फिर बढ़ रहा है, 200 तक जाएगा, है ना सर? चलिए सर, अजान का 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कॉपी भी करें, अजान का ब्रेक लेते हैं। चलिए सर आ जाए। हमने कहा सर ऑप्शनल एग्जेम्पशन, ऑपरेटिंग लीज मैंने इसके साथ लिखा है, आप सुनिएगा। IFRS 16 कहता है कि भैया ये ऑप्शनल एग्जेम्पशन है, इनको आपने ट्रीट करना है एज ऑपरेटिंग लीज, लेकिन वो ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग हमें नहीं सिखाता। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग नॉर्मली हम खुद
मतलब जो अप्लाई करते थे वो कहते हैं बस ये एग्जेम्पशन है फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 16। क्या कहता है? इनको एग्जेम्पशन हासिल है फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 16 लेसी के केस में। अब सुनिएगा, लेसी को कहा गया लेसी तेरे लिए हर लीज कौन सी लीज है? फाइनेंस। लेकिन यहां पे एक वर्ड है ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। तू चाह तो दो तरह की लीजेस को ऑपरेटिंग लीज कह सकता है, तू चाह तो, जबरदस्ती नहीं है। सही है सर? तो इसने कहा दो, कौन सी? इसने कहा एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लो वैल्यू। तो अब मेरा शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? इसने कहा वो लीज जो कि 12 महीने तक की है। सही है सर? अब सुनिएगा, ये शॉर्ट टर्म के अंदर हमने कहा वैल्यू डज नॉट मैटर, वैल्यू डज नॉट मैटर। वैल्यू मैटर करती ही नहीं है भाई। अब आप 500 करोड़ का एसेट ले लें 11 महीने के लिए लीज पर, कितने पे? आप क्या उसके ऊपर ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए वैल्यू मैटर नहीं करती। अगर शॉर्ट टर्म है, 12 महीने तक की लीज है, तो इसके लिए वैल्यू मैटर नहीं करती। सही है सर? क्या हम क्लियर है शॉर्ट टर्म के केस में कि यहां पर वैल्यू मैटर नहीं करती, चाहे एसेट करोड़ों का हो। यहां पर आते हैं लो वैल्यू। देखो यार, लो वैल्यू में ना एक होता है नेचर वाइज और एक होता है वैल्यू वाइज। इससे यार कुछ लोग होते हैं जो जितने भी अमीर हो जाए लगते गरीब ही हैं। सही है? आपने कहा दिल नहीं मानता उनको अमीर कहने का, और वाइस वर्सा। कुछ लोग होते गरीब हैं लेकिन उनको देख के उनके पास पैसा अगर आ भी जाए ना तो भी कोई नहीं कहेगा कि यार ये पैदाइशी गरीब है। सही है सर? तो कुछ एसेट्स ऐसे हैं इसने कहा जो नेचर वाइज जो है ना लो वैल्यू है। मतलब उनके लिए तुम चाहो ना तो अमाउंट को ना भी देखो ना, मतलब तो नेचर वाइज उनको क्लासिफाई कर सकते हो लो वैल्यू में। जैसे इसने कहा फर्नीचर, उसने कहा भाई कितना महंगा फर्नीचर ले लेगा नॉर्मल कंपनी। हमने कहा कोई दुबई की शेख वेक की बात नहीं कर, हमने कहा नॉर्मल कंपनी कितना महंगा फर्नीचर ले लेगी ना। मतलब भाई फॉर एग्जांपल नॉर्मल कंपनी ने कुर्सी लेनी है, कितनी महंगी कुर्सी लेगी? तूने दुनिया की बेस्ट ले ली मसाज चेयर, सही है, वो तूने कहा 3 लाख की है। सही है? बस तूने कहा बस कितना महंगा, सही है ना। लैपटॉप, बोला कितना महंगा लैपटॉप लेगा भाई तू? कितना लैपटॉप ले लेगा भाई तू? मतलब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। बोला वैसे इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट मतलब ये पंखे ये वो। सही है सर? जो ऑफिस इक्विपमेंट टाइप, कितने महंगे लेगा? सही है सर? एसी, कितना महंगा एसी आ जाएगा भाई? सही है सर? आपने कहा ऐसे एसी थोड़ी आएगा कि आपने कहा कि भाई एक लगा दो पूरे केजस में हवा आती रहे, नहीं। तो आपने कहा इक्विपमेंट, तो बोला यार ये नेचर वाइज है, इनमें बेशक तुम अमाउंट्स को इग्नोर मार दो। फिर इसने कहा एक होते हैं वैल्यू वाइज एसेट। कौन से एसेट? वैल्यू वाइज। वैल्यू वाइज एसेट का मतलब क्या होता है भैया कि बाकी जो एसेट, इनके अलावा जो एसेट है ना उनमें जरा वैल्यू का ख्याल रखो। अब जैसे गाड़ी है सर, हमारे मुल्क में तो वैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत चढ़ी हुई है ना सर। इंडिया की बात करते हैं, वो जो आती है उनकी छोटी गाड़ी कौन सी है? टाटा नैनो। हाँ, अब बोला यार वैल्यू वाइज किसी कंपनी ने, कोई कंपनी बेचारी ऐसी थी उसने वो गाड़ी भी लीज पर निकलवाई, तो आपने कहा उसको आप ऑपरेटिंग लीज पर डाल सकते हो। याद रखिएगा सर, जब लो वैल्यू की बात करूंगा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पीरियड डज नॉट मैटर। भैया पीरियड मैटर नहीं करेगा। जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करूंगा तो वैल्यू नहीं, और जब लो वैल्यू की बात करूंगा तो पीरियड डज नॉट मैटर। पीरियड मैटर नहीं करेगा। यहां पर आपने पीरियड को देखे बगैर इसको क्या क्लासिफाई मारना है? मतलब अगर आप ऑपरेटिंग लीज करना चाहते हैं तो आप कर लें। फर्नीचर तुमने ले लिया 5 साल के लीज पर, सही है, 6 लाख का फर्नीचर था, तुमने कहा 5 साल के लीज पर ले रहा हो, कोई मसला नहीं, कर सकते हो ऑपरेटिंग लीज। सही है सर? तो जब हम शॉर्ट टर्म की बेस पे ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई करेंगे तो हमने कहा हमारे पास वैल्यू मैटर नहीं करेगी, और जब लो वैल्यू करेंगे पीरियड मैटर नहीं करेगा। क्या हम क्लियर है सर? अब आगे आते हैं सर, यहां पर कुछ और शरारतें देखेंगे हम इसकी। सर शॉर्ट टर्म के साथ मैंने क्या लिखा है? एप्लीकेशन में क्लास ऑफ एसेट। क्या बोला? अगर क्लास ऑफ एसेट्स, याद है IAS 16 का रूल रीवैल्यूएशन का, कि अगर एक एसेट को रीवैल्यू करोगे तो पूरी क्लास को, तो यहां पर भी कह रहा है अगर एक एसेट को
शॉर्ट टर्म की बेस पर ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई कर रहे हो तो सारे एसेट्स को करना पड़ेगा। अब सुनिएगा, बात करते हैं एमिरेट्स की। किसकी? एमिरेट्स की। हमने कहा एमिरेट्स है उसने 11 महीने के लिए, उसने कहा यार एक मॉडल है बस हमारे, उसने कहा इन 11 महीनों में पोस्ट कोविड हमें लगता है, एमिरेट्स ने कहा कि यार बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग होगी तो हम नहीं चाहते कि हम लोग जहाज की वजह से कुछ लोग फ्लाइट्स कुछ डेस्टिनेशन ऑफर ना करें, उन्होंने कहा हम सब ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, हमने कहा एमिरेट्स से 11 महीने की लीज पर उन्होंने ले लिए 6 एरोप्लेन्स। ठीक है सर, अब एमिरेट्स ने कहा 11 महीने शॉर्ट टर्म में तो वैल्यू नहीं देख ला कि एरोप्लेन कितना महंगा होता है। एमिरेट्स ने कहा 3 को रखते हैं ऑपरेटिंग लीज पर और 3 को रखते हैं फाइनेंस लीज पर। सही है सर, तो क्या एमिरेट्स ये कर सकता है? नहीं। हम कहेंगे एमिरेट्स तुमने जो 6 लिए ना एरोप्लेन 11 महीने की लीज पर, तो या तो 6 के 6 को ऑपरेटिंग पे ले जाओ या तो 6 के 6 को फाइनेंस पे ले जाओ। ये नहीं कर सकते कि आधे को फाइनेंस पे और आधे को ऑपरेटिंग पे, क्योंकि तुम्हारी क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पर है? शॉर्ट टर्म की बेसिस पर तुम कर रहे हो, उसको ऑपरेटिंग लीज डाल रहे हो, तो सबको एक ही उसूल में डालना है। क्लास ऑफ एसेट का मतलब क्या है? एक एसेट होगा तो सारे एसेट ऑपरेटिंग पे जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। सही है सर, ये हमने किसकी बात पढ़ी? शॉर्ट टर्म की। आए सर अब इसको जरा शॉर्ट टर्म में कुछ और बातें भी वो भी पढ़ते आ जाए। क्या कह रहा है भाई हमसे? इसी पेज पे, पेज नंबर 2 ऑफ समरी पे हूं मैं, पेज नंबर 2 पे हूं। शॉर्ट टर्म लीजेस क्या कह रहा है? कैन बी अप्लाइड टू लीज विद अ लीज टर्म लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। लीज टर्म कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 12 महीने। फिर कह रहा है कैन नॉट बी अप्लाइड टू लीजेस कंटेनिंग अ परचेज ऑप्शन। क्या मतलब? भाई ऐसी लीज हो 11 महीने की लीज पे लो, इसके बाद खरीद लो। बोला नहीं, अब उसको तुम ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई नहीं कर सकते। फिर कह रहा है अप्लाई द एग्जेम्पशन बाय क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अ क्लास ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज अ ग्रुपिंग ऑफ अंडरलाइंग एसेट ऑफ अ सिमिलर नेचर एंड यूज इन एन एंटिटीज ऑपरेशन। सही है सर, जिनकी नेचर भी सिमिलर और जिनका यूज भी क्या हो? सिमिलर हो। अब सर यहां पर थोड़ा सा आपका अकाउंटिंग नॉलेज चेक करता हूं IAS 16 की। क्लास की अगर मैं बात करता हूं ब्रॉडली, एमिरेट्स के पास, एमिरेट्स ने कहा एरोप्लेन भी है, हेलीकॉप्टर भी है, एरोप्लेन भी है और हेलीकॉप्टर भी है, मतलब एग्जांपल के तौर पे क्या एक ही क्लास है? बोला उन्होंने कहा एरोप्लेन भी जो है ना, तो हमने कहा कि भैया लोगों को हवा में उड़ाते हुए पहुंचा देते हैं, हेलीकॉप्टर भी यही करते हैं। और हमने कहा यूज, उन्होंने कहा एरोप्लेन जो है उनको भी जो है हम यूज करते हैं और हेलीकॉप्टर मतलब जो है आवाम को टिकटें देते हैं उसकी भी, और हम किसकी देते हैं? हेलीकॉप्टर की भी क्या देते हैं? टिकटें देते हैं। तो क्या एक ही क्लास है? यस सर, एमिरेट्स के केस में अब एक ही क्लास है, नेचर भी सेम है और यूज भी। लेकिन अगर ऐसा होता ना, एमिरेट्स ने कहा कि हम एरोप्लेन जो है ना उसको तो हम पैसेंजर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए खाली यूज होते हैं, तब हमने कहा क्लास क्या हो जाती? अलग अलग। सही है सर, हमने कहा कंपनी ने कहा हमारे पास 2 तरह के व्हीकल्स हैं। एक व्हीकल है जो हमने अपने एम्प्लॉइज को दिए हुए, एक व्हीकल है जो हमने दिए हुए हैं ट्रक ड्राइवर्स को अपने, जो डिलीवरी सामान हमारा पहुंचाते हैं। सही है सर, हमने कहा जैसे ये लेपर्ड्स हैं ये, उन्होंने कहा एक तो हमने लेपर्ड्स ने कहा अपने एग्जीक्यूटिव को अपने गाड़ी दी हुई है, बाकी हमने जो वैने दी हुई है, अब उनमें क्या है? नेचर तो सेम है लेकिन यूज क्या है? अलग अलग है, तो क्लास अलग अलग आप कर सकते हो। क्या हम सर यहां तक क्लियर है? फिर कह रहा है लीज ऑफ लो वैल्यू एसेट्स, कह रहा है कैन बी अप्लाइड टू लीजेस फॉर लो वैल्यू आइटम्स दैट इज एसेट्स विद अ वैल्यू ऑफ 5000 और लेस। फिर अगली बात इसने बहुत इंपॉर्टेंट की है, लो वैल्यू एसेट्स असेसमेंट अप्लाइज, किसके ऊपर अप्लाई होती है?
टू द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट व्हेन न्यू। इसने कहा जब एसेट नया हो। अब सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कह गया ये। इसने कहा भैया तुमने कहा एक गाड़ी है, सपोज करो मैंने कहा 2020 के मॉडल की है। कितनी है? 2020 के मॉडल की है। कोई भी गाड़ी बता दो यार। 2020 के मॉडल की करोला कितने की है? कितने की है करोला? 40। अच्छा, वो जो चल रही है आजकल ऑल्टो, सबसे सस्ती ऑल्टो ही चल रही है ना हमारे मुल्क में। तो 16 लाख की। हमने कहा ऑल्टो 16 लाख की है। कितने की? 1.6 मिलियन की न्यू। सही है। अब आपकी कंपनी एक एक्सीडेंट वाली ऑल्टो खरीद रही है, मतलब जिसने भी चलाई थी ना उसने फुल खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट कर दिया। अब आपने कहा सर वो ऑल्टो जो है वो इस कदर बुरी थी और उसके सपोज करो पार्ट्स भी नहीं है एमजी वगैरह की तरह, तो उसके चारों दरवाजे अलग अलग कलर के। सही है, उसके अंदर इंजन विंजन सब कुछ अलग। अब आपने कहा वो हमें मिल रही है 7 लाख की, 0.7 मिलियन की ओल्ड। और ये भी हम किस पे ले रहे हैं? लीज पर ले रहे हैं। अब इन्होंने कहा यार देखो ऑल्टो 2020 का मॉडल ही नहीं 1.6 की और पुरानी कितने की है? 0.7 मिलियन की। बोला यार देखो ये लो वैल्यू हो गई, $5,000 से कम ही ना आजकल तो हमारे मुल्क में। सही है, तो बोला इसको कर दे ऑपरेटिंग लीज। नहीं, बोला न्यू को देखना। वजह रीजन क्या है, इसमें लॉजिक क्या है ये पाबंदी लगाने की? क्यों कहते? उसके ऊपर है ना, ऐसा कर दो उसकी नेचर उसको देखे तो करेगा। नहीं सर, बोला यार यहाँ से चांसेस हैं कि कंपनी थोड़ी सी पुरानी ले, 1 महीने पुरानी, और फिर बोल दे जानबूझ के आर्टिफिशियली लो कॉस्ट। बाकी भाई दुनिया भर में होता है ना, फ्लैट्स वगैरह में या प्रॉपर्टी में, लीगली इतने पैसे दूंगा, बाहर से इतने दे दूंगा। ऑडिटर क्या कर लेगा भाई? कंपनी को एक प्रॉपर्टी चाहिए और कंपनी चाहती है उसकी वैल्यू बुक्स में क्या है? कम है। और मैंने देखा है, अब तुम सुनो ये ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑडिट में तुम्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है और बनाया गया है। क्या किया गया है? बनाया गया है। एक प्रॉपर्टी कंपनी कहती है लेते हैं हम सपोज करो 5 करोड़ की। कितने की? 5 करोड़ की। लेकिन बुक्स में शो करेंगे हमने 3 करोड़ दिया है। सही है, बुक्स के थ्रू। बाकी 2 करोड़ डायरेक्टर ने अपने पर्सनल स्टेटमेंट से दे दिया, बैंक अकाउंट से दे दिया। और बोला एक वैल्यूएशन भी करा लेते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी। सही है, वैल्यूएशन भी करवा ली 3 करोड़ की थी सब कुछ, लेकिन असल में उसकी वैल्यू कितनी थी? 5 करोड़। जैसे ही और उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासिफाई कर दिया। आपने कहा फेयर वैल्यू पे मेजर होगी, अच्छा 3 करोड़ है, 3 करोड़ कैश भी दिया। आपने तो सीधे साधा ऑडिटर बन के केस खत्म कर दिया। कंपनी ने अगले साल उसको 3 से कर दिया 5। कितना कर दिया? 5। और ये तो सर पाकिस्तान में तो, और आप ऑडिटर तो यकीन माने बताऊंगा आगे जाके, जितना बेवकूफ बनते उतना कोई बेवकूफ नहीं बनता। सही है सर। तो इसने कहा देखो ओल्ड वाली जो चीज होगी ना उसकी प्राइस कंफर्म करना बहुत मुश्किल है, न्यू की तो पता चल जाएगी ना भाई। जब न्यू की तुम्हें पता चल जाएगी तो इसीलिए उसने कहा न्यू के हिसाब से देखना ओल्ड को। बेशक तुम ओल्ड ले रहे हो लेकिन तुम्हें लो वैल्यू के लिए जो अमाउंट वाइज चीजें करनी हो वो किसकी देखनी हो? न्यू के हिसाब से। किसके हिसाब से? न्यू के हिसाब से। ठीक है सर। तो अब आए मजीद आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसका एक सवाल भी देखेंगे। फिर कह रहा है ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस। एब्सोल्यूट बेसिस मतलब क्या है? यहां पर सुनिएगा, एब्सोल्यूट मतलब ग्रॉस बेसिस पर। भाई हो सकता है मैं और ये जो है कृपलानी जो है हम लोग जो है एक लैपटॉप एक्सचेंज कर लें और मुझे लैपटॉप पड़े 5,000 रुपये में, मैं अपने इसको ये लैपटॉप दूं, इससे इसका लैपटॉप लूँ, उसको 5,000 रुपये ऊपर दे दूं। मुझे कहा नहीं, ग्रॉस बेसिस पर देखना कि जो इसका लैपटॉप ले रहे हो उसकी वैल्यू ग्रॉस बेसिस पर क्या है। ये नहीं देखो कि तुमने कितना दिया एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। और इन रिस्पेक्टिव ऑफ मटीरियलिटी। भाई तुमने कहा हम तो बहुत बड़ी कंपनी, हम तो के इलेक्ट्रिक है, हमारी मटीरियलिटी तो है ही। के इलेक्ट्रिक की मटीरियल मुझे याद है जब मैं काम करता था थी 130 मिलियन। सही है, 137 मिलियन। अब सर रिफाइनरीज की तो शायद इससे भी ज्यादा होती है। तो इतनी मटीरियल तो के इलेक्ट्रिक बोलते हो भाई तुम लोगों के लिए जो ना ये $5,000 कोई मटीरियल है गरीबों। के इलेक्ट्रिक कहता है हमारे लिए तो भाई 50 मिलियन शायद मटीरियल नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा भाई तुम अपनी मटीरियलिटी अपने तक रखो। यहां पर मटीरियलिटी हमने बता दी है, या तो नेचर वाइज नहीं है तो कितना होगा? $5,000। ठीक है सर। फिर कह रहा है अप्लाई द एग्जेम्पशन ऑन लीज बाय
लीज बेसिस, इसने कहा यहां पर मैंने कंडीशन नहीं लगाई क्लास ऑफ एसेट की, यहां पर मैंने कौन सी लगाई, लीज बाय लीज एसेट। क्या मतलब सर, सुनिएगा सर, मैंने 20 लैपटॉप्स लिए हैं, क्या लिए, 20 लैपटॉप्स, सही है, और मैंने कहा सबका टर्म था 2 इयर्स का, कितना था, 2 इयर्स, शॉर्ट टर्म नहीं है, सही है, और मैंने कहा यार 10 को मैं रखना चाहता हूं ऑपरेटिंग लीज पे, क्योंकि ये मैंडेटरी तो नहीं है, और 10 को रखता हूं फाइनेंस लीज पर। अब मैं इनको लो वैल्यू की केस में क्या क्लासिफाई कर रहा हूं, ऑपरेटिंग लीज, तो मैं 10 को ऑपरेटिंग लीज पे रख रहा हूं, 10 को फाइनेंस पे। तो क्या इस चीज की मुझे इजाजत है, यस सर, मुझे इजाजत है। या शॉर्ट टर्म में क्लास को देखना है, लेकिन लो वैल्यू में क्लास को नहीं देखना, सही है सर, क्या हम क्लियर है। तो आए सर अब जरा एमसीक्यू देखते हैं। शॉर्ट टर्म में क्लास को देखेंगे, लो वैल्यू में मेरा चंदा क्लास को नहीं देखेंगे। पेज नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 3, पेज नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 3। हैंड आउट है, पेज नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 3 करें और मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। ये कह रहा है IFRS 16 लीजेस परमिट सर्टेन एसेट्स to be exempt from the recognition treatment of or light of use assets. Which of the following assets leased to an entity would be permitted to be exempt? मतलब ये कह रहा है इनमें से कौन सा एसेट जो है उसको ऑपरेटिंग लीज पे क्लासिफाई कर सकते हो। A used motor vehicle with an original cost of rupees 1.5 million and a current fair value of rupees 70,000 leased for 24 months। करंट वैल्यू तुमने लिया 70,000 पे लीज। फिर a new motor vehicle with a cost of rupees 1.5 लीज फॉर, नहीं सर ये बी वाला तो ना शॉर्ट टर्म है और ना लो वैल्यू है ना सर। फिर आ रहा है न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 लीज फॉर 24 टू बी रेंटेड टू अ कस्टमर ऑन डेली। भाई तुम जिस पे भी रेंटल दो, तुमने किस पे लिए। फिर आ गया है अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन लीज्ड फॉर 12 मंथ्स। तो इसका सही जवाब क्या है, डेल्टा। ये शॉर्ट टर्म की बेसिस पर क्लासिफाई हो रही है, अल्फा नहीं होगी, उसमें न्यू की कॉस्ट ज्यादा है और 24 महीने। तो इसका सही जवाब क्या है, डेल्टा। चलिए सर फिर मजीद आगे बढ़ेंगे और मजीद आगे बढ़ते हुए एमसीक्यू नंबर 9 पे आएंगे। IFRS 16 leases permit certain assets to be exempt from the recognition treatment of or light of use assets. Which of the following leases of assets leased to an entity would not be permitted to be exempt? अब इनमें से किसको इजाजत नहीं है ऑपरेटिंग लीज पर जाने की। व्हीकल विद कॉस्ट ऑफ रुपीज 9 लाख लीज फॉर 9 मंथ्स, टेलीफोन सिस्टम विद कॉस्ट ऑफ 45,000 लीज फॉर 24 मंथ, व्हीकल विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 9 लाख, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 45,000 लीज फॉर 24, और एन आइटम ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज 30 क्या कहते हैं ऑफ रुपीज 30,000 लीज्ड फॉर 24 महीने। क्या करूंगा, हमने कहा था इसका सही जवाब है 4 ली। इसका सही जवाब क्या है, 4 ली हमने कहा। तो सर ऑपरेटिंग लीज में अभी सर इसके अंदर वो जो एक्सेप्शन वाली बात थी लो वैल्यू की, वो अभी नहीं पढ़े, नहीं वो हम पढ़ेंगे कब, जब हम पढ़ लेंगे सब लीज वाला भी
कॉन्सेप्ट, तब हमें उसकी ऑपरेटिंग लीज की एग्जाम्पशन समझ में आएंगी। सर अभी नमाज का ब्रेक 15 मिनट और पढ़ते हैं, फिर हम क्लास ऑफ करके नमाज का ब्रेक लेंगे। सही है सर? तो यहां तक क्या हम क्लियर हैं? क्या यहां तक सर हम क्लियर है सब कुछ? अब हमने कहा ये ऑपरेटिंग लीज की शरारतें हमने देख ली। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आप क्लियर है तो कहते सी सी। अब बढ़ जाऊं क्या आगे? अब सबकी तवज्जो इधर, ये मिटाने लगा हूं। अब सर बहुत सारी चीजें जो बचपन में मैंने आपको बताई थी कि आपके सिलेबस में नहीं है, अब सब आपके सिलेबस में है। सही है सर? क्योंकि हमने कहा कि भैया वो चीजें बचपन थी और अब आप बचपन में नहीं रहे, अब आप क्या हो गए? बड़े हो गए हैं। क्या हो गए सर? अब आप बड़े। ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ है तो कह दें सी सी। चलिए सर, अब मैं इस वाले पोर्शन को बोर्ड पे कम जगह की वजह से मिटा के आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। चले सर, अब आगे आएंगे। ये एक मेन चार्ट आपके पास बना हुआ है, इसी में आपको चीजें ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले अलग से अब आप नोट करना शुरू करेंगे। डेट्स इन IFRS 16। IFRS 16 में डेट्स कितनी तरह की जिक्र की गई हैं? सही है सर? हमने कहा सर एक डेट है जिसको हम कहते हैं इंसेप्शन डेट, और एक डेट है कमेंसमेंट डेट। सर इंसेप्शन डेट है, इंसेप्शन डेट होती है जिस दिन लीज एग्रीमेंट हो जाए या लीज के प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे लेसर और लेसी एग्री हो जाए। सही है सर? तो ये हमने कहा होती है भैया अर्लियर ऑफ एग्रीमेंट डेट। एग्रीमेंट मतलब यहां पर लीगल एग्रीमेंट है। डेट लेसर एंड लेसी consensus on principle terms and conditions। चलिए सर, इंसेप्शन डेट सिंपल अल्फाज में, वैसे तो सिर्फ एक मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। सवाल में आपका सर इंसेप्शन डेट बेसिकली ये वो डेट होती है जिस दिन, इसी के आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, लीज क्लासिफिकेशन इज डिसाइडेड। लीज क्लासिफिकेशन इज डिसाइडेड। जिस दिन लीज की क्लासिफिकेशन डिसाइड हो जाती है, सर एक तरह से ये समझें कि आप ये मंगनी का दिन है। कौन सा दिन है? मंगनी का दिन है, जिस दिन प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्या हो गए? एग्री हो गए। सही है सर? हमने कहा कि जो है इसको यकीन नहीं होगा, ये मंगनी पे भी साइन करवाएगा, अगली पार्टी मुकर ना जाए। सही है सर? सर इस दिन, अच्छा सर इसमें स्टैंडर्ड ने कहा देखें, एक तो होती है एग्रीमेंट डेट, प्रॉपर लीगल है, लेकिन बात मर्तबा जब आप फ्रीक्वेंटली एक ही इदारे से लीज पर कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है ये चीजें बड़ी इतनी इनफॉर्मल हो जाएं कि आप फोन पे एग्री कर लें, आप ईमेल पे एग्री कर लें, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं बन रहा। सही है सर? मैं आपको सच बताऊं, ये तो बड़े बड़े क्लाइंट्स पे एंगेजमेंट लेटर आप लोग देते हैं, लेकिन मैं आपको एक और सच आपको पता चला होगा, जो लोग फर्म में टाइम हो गया, एंगेजमेंट लेटर अक्सर रिपोर्ट साइन होने के बाद जाता है। मैं तो कितनी क्लाइंट बोलता है यार वो एंगेजमेंट लेटर तो साइन करा दो, उसने ऑलरेडी रिपोर्ट दे दी है। सही है सर? तो ये है, तो इसने कहा देखो भाई
अब उस केस में आप देखें एंगेजमेंट लेटर जो है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, वो कब जा रहा है? रिपोर्ट साइन होने के बाद, लेकिन प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस पे पहले ही एग्री हो लिया जाता है। तो उसने कहा लीज में भी होता है कि प्रॉपर एग्रीमेंट में हो सकता है टाइम हो, लेकिन हो सकता है कमेंसमेंट के बाद प्रॉपर एग्रीमेंट बने अगर आपका रिश्ता इतना अच्छा है। लेकिन बोला यार आप फोन पे किसी भी उस पे प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हो जाए, कंसेंट। अब इसने कहा इस दिन क्या होती है लीज क्लासिफिकेशन डिसाइड। अब बड़े गौर से सुनना सर इतनी बेकार चीज इसकी क्या जरूरत है? फिर मैं बताता हूं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं 1037 में आपने पढ़ा हुआ है, कमिटमेंट्स। ईयर एंड हो गया, आपने 25 दिसंबर को या 26 दिसंबर को कमिटमेंट कर ली ऑरिक्स लीजिंग के साथ कि भैया हम तुमसे एसेट लेंगे लीज पर। किस पे लेंगे? और आपने कहा लो वैल्यू एसेट थे, हम उसको लेंगे, तो ऑपरेटिंग लीज हो गया आपने। अब आपने 26 तारीख को, जब 31 दिसंबर को आप अकाउंट्स बनाएंगे ना, अभी आपके पास लीज एसेट आया नहीं है, कमेंसमेंट डेट नहीं आई है, लेकिन आपको कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के नोट में डालना पड़ेगा कि हमने इस दिन एग्री कर लिया है कि हम ऑरिक्स लीजिंग से ऑपरेटिंग लीज के ऊपर हम जिसको क्लासिफाई करेंगे 10 लैपटॉप लेंगे। सही है सर? तो ये इसकी ये इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा नहीं है। कमेंसमेंट डेट क्या है? असल डेट। ये आ गई भाई निकाह की डेट। हमने कहा अब इसमें हमने कहा कमेंसमेंट डेट एसेट इज डिलीवर्ड इन रेडी टू यूज कंडीशन टू लेसी। अब सबकी तवज्जो इधर सर, यहां पर FAR2 में एक सवाल आया जिसके ऊपर कुछ टीचर्स ने एतराज किया, मेरे हिसाब से गलत था वो एतराज। अब मैं आपको बताता हूं क्या एतराज था। एक सवाल आया मेरे ख्याल में फ्रेंच वनीला था। अब उस सवाल में एसिड लीज पर दिया गया और कहा गया कि भैया 1 महीना लगेगा इंस्टॉलेशन में इसको। अब टीचर्स ने कहा कि भैया कमेंसमेंट डेट होनी चाहिए 1 महीने के बाद। नहीं भाई, लेसर ने एसिड दे दिया, इंस्टॉलेशन आपकी जिम्मेदारी है। तो अब आप इंस्टॉलेशन आपने शुरू करा दी ना लेसी, तो तुमने तो यूज करना शुरू कर दिया ना इफेक्टिवली। तो यहां पर वो IAS 16 वाला रेडी टू यूज का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहां पर रेडी टू यूज का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि भैया तुम्हें जिस मकसद के लिए चाहिए था उसके लिए तुम्हें मैंने अवेलेबल कर दिया, अब तुम इंस्टॉलेशन कराना लेसी तुम्हारी जिम्मेदारी थी। समझे सर? उस सवाल में था क्या, मैं आपको बताऊं। उसने कहा 1 मार्च को लेसर ने लेसी को एसिड दे दिया और 1 अप्रैल को इसने प्रोडक्शन स्टार्ट की और पूरा मार्च का महीना चली इंस्टॉलेशन। मार्च में क्या हुई? इंस्टॉलेशन। कुछ टीचर ने कहा भैया कमेंसमेंट डेट थी 1 अप्रैल। नहीं, आपने कहा जिम्मेदारी किसकी थी? लेसी की, इंस्टॉलेशन कराना। हाँ, अगर लेसर की जिम्मेदारी होती तो हम बोलते 1 अप्रैल है। सही है सर? लेकिन इंस्टॉलेशन अगर लेसी की जिम्मेदारी थी तो डेट क्या थी? कमेंसमेंट डेट 1 मार्च। और सर याद रखना ये डेट है जिससे लेसी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। लेसी अकाउंटिंग बिगिंस। इस दिन क्या होती है सर? लेसी भैया अकाउंटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने कहा सर कितनी तरह की डेट्स है हमारे पास? 2 तरह की। एक हमने कहा इंसेप्शन डेट, दूसरी डेट हमने कहा इंसेप्शन डेट कंटिजेंसीज कमिटमेंट्स के डिस्क्लोजर के लिए जरूरी है। अर्लियर ऑफ एग्रीमेंट डेट और लेसर एंड लेसी कंसेंसस ऑन प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस। सही है? फिर मैंने कहा कमेंसमेंट डेट, असल लेसी अकाउंटिंग किस पे स्टार्ट होगी? इस दिन। अब एक और चीज पढ़ेंगे, रेट्स। कौन कौन से रेट्स होते हैं? आए सर, अब मैं आऊंगा रेट्स। ये मिटा रहा हूं क्योंकि आज हमें इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास ये खाका बना हुआ होना चाहिए। अगली क्लास में हम इस खाके के ऊपर आपसे लिखवाएंगे। अभी मैं आ रहा हूं रेट्स, फिर हम करेंगे क्लास को ऑफ। अब आखिरी चीज पे आते हैं, रेट्स। एक होता है इम्प्लिसिट रेट। कौन सा रेट? इम्प्लिसिट रेट। एक होता है इंक्रीमेंटल रेट और एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है?
अब आते हैं सर, एग्जामिनर शरारत कर सकता है 2-3 रेट्स पे। इम्प्लिसिट रेट ये होता है लेसर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लेसर रेट ऑफ रिटर्न। use this rate if given in question, use this rate if given in सवाल, given in क्वेश्चन। सर देखें आजकल की दुनिया ना बड़ी प्रैक्टिकल है। अगर आप अल्लाह ना करे कभी आप ये सूदी मामलात करें, लेकिन अगर आप कभी लीज पढ़ के कोई एसेट लें तो आप जाएंगे ना तो वो आपको बाकायदा अपनी एक्सेल शीट दे देगा लेसर, बोलेगा देख भाई ये मेरी एक्सेल शीट है, उसके अंदर सब आ रहा होता है मैं रेट कितना चार्ज कर रहा हूँ क्या है। सही है सर। तो आजकल की प्रैक्टिकल दुनिया में ये रेट मिलना बहुत कॉमन है, लेकिन थ्योरी की दुनिया में एग्जामिनर कभी कभी समझता है कि नहीं होता। सही है, मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में ये रेट मिलना बहुत कॉमन है। अगर ये रेट गिवन है तो आपको इसी की बेस पे अकाउंटिंग करनी है। देखो लेसर के केस में तो गिवन ही होगा, लेसी के केस में हो सकता है ये गिवन हो भी हो और ना हो। इंक्रीमेंटल रेट ये होता है लेसी यूजुअल या लेसी नॉर्मल बोरिंग रेट। ये हमने कहा वो रेट होता है कि जो लेसी का आम हालात में बोरिंग रेट होता है। सही है सर। रनिंग फाइनेंस कह लें या उसका किसी भी मतलब नॉर्मल। सही है सर। वो एक अपना वेटेड एवरेज रेट भी निकाल सकता है बोरिंग रेट मेरा कितना है। और हमने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके आगे लिख लो यूज इफ इम्प्लिसिट रेट नॉट गिवन। अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं गिवन तो ये यूज करोगे। ठीक है सर। अब आखिरी पे आ रहा हूं, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ, इसको आप लोग पढ़ेंगे बीएफडी में, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। ये क्या होता है? ये हमने कहा इट्स एन वेटेड एवरेज ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी एंड डेट होल्डर्स। ये आप लोग पढ़ेंगे वैक के भैया इक्विटी वालों को क्या चाहिए, डेट वालों को क्या चाहिए, दोनों का मिला करके क्या रिटर्न एवरेज बनता है वो। इसके आगे लिखना हूं डोंट यूज, इसको आपने यूज। अब एग्जामिनर बड़ा शरारती हो गया। FAR2 लेवल पे 1-2 सवाल तो उसने ऐसे दिए बुक में जिसमें इसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल भी दिया हुआ है। अब बच्चा परेशान हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। देखो वहां पर भी अब ये शरारत कर सकता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मैं दिमाग में होगा सर इसके अंदर सिर्फ सूदी रेट नहीं होता है, इक्विटी वालों का रिटर्न भी होता है। ये इंशाल्लाह ये पूरा एक टॉपिक है बीएफडी के अंदर। तो ये अगर आपको शरारत के तौर पे दे तो आपको यूज नहीं करना। तो सर हमने कहा कि रेट कितने हैं, इंप्लिसिट रेट और इंक्रीमेंटल। पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी? लेकिन अगर ये गिवन नहीं हो तो फिर मजबूरन किस पे जाएंगे? इंक्रीमेंटल पे। ठीक है सर। अगर ये गिवन नहीं हो तो किस पे जाएंगे मजबूरन? इंक्रीमेंटल पे। चलें सर अब मैं एक दफा क्विकली रिवाइज करा दूं आज की क्लास में जो हमने पढ़ा। आज की क्लास में हमने शुरू किया, हमने कहा भैया लेसी अकाउंटिंग क्यों होती है, लीज की अकाउंटिंग सिखाने के लिए। फिर हमने कहा कि सर हमारे पास जो है इसके स्कोप में क्या सब लीजें आएंगी, बोला सब आएंगी, लेकिन सिवाय चंद एक के, जैसे किसने हमें कहा कि भैया बायोलॉजिकल एसेट की लीज नहीं आएगी और सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स नहीं आएंगे, कुआं तेल वेल का मिल गया उसकी लीज नहीं आएगी और लाइसेंसेस वगैरह की अकाउंटिंग इसमें कवर नहीं करोगे। फिर हम आगे बढ़े, इसने हमें कहा कि भैया 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 कि तुम्हारे पास जो है सबसे पहले लीज के अंदर 4 बातें होना जरूरी है। पहली चीज इस्तेमाल करने का हक, किसका? एक आइडेंटिफाइड एसेट का, एसेट का आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज हमने कहा कि भैया एक पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हमने क्या प्यार से क्या कहेंगे? लीज टर्म। चौथी चीज कंसिडरेशन, लीज पेमेंट। बोला ये 4 बातें होंगी। मैंने कहा 2 दफा, एक दफा FAR2 में और एक दफा FAR में आइडेंटिफाइड एसेट पे ये खेल चुका है। सही है। तो इसकी शरारतों को आपने दिमाग में रखना है। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा लीज टर्म में कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। पहली बात नॉन कैंसिलेबल पीरियड, दूसरा पीरियड ऑफ एक्सटेंशन को इंक्लूड करना है अगर आपको सर्टेन हो कि एक्सटेंशन होगी, और हमने कहा टर्मिनेशन को इंक्लूड करना है अगर आपको सर्टेन हो कि टर्मिनेशन नहीं होगी। सही है सर। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि लेसी भैया इस IS को चेंज करने की जो रीजन ये थी कि एमिरेट्स और कतर एयरवेज के एग्जांपल दोनों जहाज से पूरे बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन मेन कहानी क्या थी कि अगर किसी से बेनिफिट लो तो उसको अपना कहो। सही है सर।
और कहो भी तो क्या, पब्लिकली कहो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लेकर आओ। तो कहा एमिरेट्स अगर 250 जहाजों से बेनिफिट दे रहे हो तो उनको बुक्स में भी शो करो। तो हमने कहा गया कि लेसी तेरे लिए हर लीज क्या है, फाइनेंस लीज है, अपने बुक्स में शो कर, लेकिन ऑप्शनल एग्जेम्पशंस है। ऑप्शनल एग्जेम्पशन चाह तो दो को कर सकते हैं। उसमें हमने कहा एक शॉर्ट टर्म है और एक लो वैल्यू है। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने तक वहां पर वैल्यू को नहीं देखना, सही है सर। शॉर्ट टर्म की हमने कहा एप्लीकेशन होती है क्लास बाय क्लास पे, सही है सर, एसिड बाय एसिड पे नहीं होती। अगर एमिरेट्स ने 11 जहाज लिए हैं 11 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं कर सकता कि 5 को ऑपरेटिंग और 6 को फाइनेंस, नहीं, या तो सबको ऑपरेटिंग सबको फाइनेंस। फिर हमने कहा लो वैल्यू में 2 होते हैं, नेचर वाइज और हमने कहा वैल्यू वाइज। हमने कहा नेचर वाइज के भाई एसेट, हमने कहा महंगा से महंगा भी कितना हो जाए, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, हमने कहा ये नेचर वाइज होते हैं लो वैल्यू। और एक होते हैं वैल्यू, उसने सिर्फ गाइडेंस के लिए दिया $5000, सही है, इसने कहा अपने हिसाब से असेस करना। फिर इसने कहा लो वैल्यू में नए की वैल्यू को देखना है, सही है, एब्सोल्यूट बेसिस पे, मटीरियलिटी को नहीं देखना। फिर हमने कहा सर डेट्स पे आते हैं। लीज के अंदर डेट्स 2 तरह की, कमेंसमेंट डेट और इंसेप्शन डेट। सिर्फ डिस्क्लोजर के पर्पस के लिए काम आ सकती है कि हमने ऑपरेटिंग पे लेने का वादा किया या उस पे, सिर्फ क्लासिफिकेशन होती है। असल काम कब शुरू होता है, कमेंसमेंट डेट पर, जिस दिन लेसर लेसी को एसेट दे सकता है अवेलेबल फॉर यूज में। इसमें मैंने आपको फ्रेंच वनीला की एग्जांपल दी कि उसमें जो इख्तिलाफ हुआ टीचर्स का कि भैया इंस्टॉलेशन किसकी जिम्मेदारी थी, लेसी की, तो कमेंसमेंट डेट उसने दे दिया। बेशक लेसी कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं डाल सकता, लेकिन वो अपने इंस्टॉलेशन शुरू कर सकता है, तो कमेंसमेंट डेट हो गई सर। फिर हमने कहा 3 तरह के रेट्स होते हैं, इम्प्लिसिट रेट, इंक्रीमेंटल रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेसर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो सूरी रेट उसको चाहिए, इसको यूज करना है अगर गिवन हो। अगर ये गिवन ना हो तो इंक्रीमेंटल, और अगर हमने कहा कि सर दोनों हो तो इम्प्लिसिट, सही है सर। और एक चीज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये आप पढ़ेंगे बीएफडी में, वेटेड एवरेज रेट, इक्विटी डेट का, इसको आपको यूज नहीं करना। तो हम मिलेंगे, अगली क्लास होगी जुमेरात को, टाइमिंग्स है जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, सही है। जुमेरात को होगी इंशाल्लाह 6:45 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो ऑनलाइन वाले बच्चों पूछ सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। बैक के नीचे क्या लिखा है सर, वेटेड एवरेज ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी एंड डेट होल्डर्स, डोंट यूज। अल्लाह हाफिज।